आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इंतजार खत्म हुआ। मैंने आपको बताया था कि 23 मई से हम वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करेंगे और आज से पहला लेक्चर वर्ल्ड हिस्ट्री का आएगा। तो हम शुरू करेंगे दोस्तों। देखिए, एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये सब मैंने कवर की हुई है। मेडिवियल हिस्ट्री भी पूरी नहीं लेकिन कवर्ड है, ठीक है। हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो ये हम 17th सेंचुरी से कवर करेंगे, मतलब जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में। और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तभी ये आपके नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 16th 17th सेंचुरी मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से, ठीक है। 1789 से 1789 से पहले तक मैं ऑलरेडी सब कवर कर चुका हूं, प्लस 1789 से पहले का एक इवेंट मैं आज कवर करूंगा। तो पहला लेक्चर हम शुरू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन से, ठीक है। 20 से 25 मिनट का लेक्चर होगा, कुछ लेक्चर्स बड़े होंगे तो हम देखेंगे। और इसके बाद वाला जो सेकेंड लेक्चर होगा वो होगा अमेरिकन रेवोल्यूशन, और फिर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पे आएंगे। समझ रहे हैं, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हम शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो इसको बिल्कुल सब्सक्राइब करें। मैं देखता हूं कि 40 से 50% लोग लेक्चर देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो देखिए, 1 सेकंड लगना है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है और कुछ भी नहीं करना। आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, आप ही के लिए अच्छा है। तो जरा सा भी फायदा हो रहा है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। साथ ही साथ आप लोग बोलते हैं कि पीडीएफ्स नहीं है। स्टडी ग्लोस ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। जैसे ही लेक्चर अपलोड होता है उसके 1 सेकंड बाद पीडीएफ अपलोड हो जाती है। तो इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको पीडीएफ यहां पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती क्या है, ठीक है। मोनार्क मतलब क्या, रूल बाय वन, है ना, राजा महाराजाओं का रूल, मोनार्की। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या है, मतलब राजा जो होगा वो संविधान के दायरे में सीमित रहेगा। दो तरीके की पावर्स होती हैं, एक है, अगर राजा महाराजाओं की बात करें, एक है एब्सोल्यूट मोनार्की और दूसरा है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की जो है 1688 से पहले तक एब्सोल्यूट मोनार्की थी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बहुत पहले से रही है, ऐसी बात नहीं है। हिटिटिस हो गए और कुछ एंशिएंट सिविलाइजेशन ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो इंप्लीमेंट की थी, लेकिन बाद में खो गई। एब्सोल्यूट मतलब क्या है, एब्सोल्यूट मतलब पूरी तरीके से राजा रूल करेगा, कुछ भी नहीं कर सकते। और जहां एब्सोल्यूट होता है वहां प्रॉब्लम आएंगी ही आएगी। एक इंसान के पास आप पावर नहीं दे सकते, जाहिर सी बात है। कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं। राजा महाराजा क्या करते थे, चाहे भारत के हो, चाहे मिडिल ईस्ट के हो, चाहे कहीं के भी हो, जब राजाओं को ताकत मिली है, राजा को ताकत ऊपर से चर्च की ताकत, मतलब धर्म की ताकत, तो जब ये दोनों मिल गई, धर्म तो अच्छाई के लिए होता है, लेकिन यहां पे धर्म का यूज और राजा ने अपनी ताकत का यूज गलत तरीके से किया। लोगों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, लोग मर रहे हैं, मरे, राजा अपनी अय्याशी में व्यस्त था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। तो इस एब्सोल्यूट मोनार्की को खत्म करने के लिए जब लोग परेशान हो गए, ये दोस्तों 1500 सालों तक चला है। 1500 साल दोस्तों बहुत होते हैं, इंसान को 40-50 साल ही बहुत लगते हैं, 1500 सालों तक ऐसा चला है। ये जो शोषण है, ये जो एक्सप्लॉयटेशन है, तो एक टाइम आता है, एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। तो जब लोग परेशान हो गए, अब लोगों ने बोला अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। और जब बहुत बुरी कंडीशन थी, देखिए मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं ना वो अच्छे ही होते हैं। कॉन्फ्यूशियस ने बोला था ना, चाइनीज फिलोसोफर कॉन्फ्यूशियस, उन्होंने बोला था ह्यूमंस आर फंडामेंटली गुड, दे कैन बी मोल्डेड। ह्यूमंस जो होते हैं फंडामेंटली अच्छे ही होते हैं। तो जब लोगों ने देखा, जो लीडर्स थे उन्होंने देखा, उनमें अच्छे लीडर्स ने देखा लोगों की हालत इतनी बुरी है, यार ये गलत है, अब इसको तो हटाना पड़ेगा। तो वहां से हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन आए, मैग्ना कार्टा आया, जिसको एक तरीके से द चार्टर ऑफ द फ्रीडम कहते हैं, ठीक है। वहां से मैग्ना कार्टा आया और फिर राजा को संविधान के दायरे में लाया गया, राजा पे अंकुश लगाया गया। यह बैकग्राउंड आपको क्लियर हुआ। यह चीज तो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात बताई। अब इससे पहले क्या हो रहा था हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं बहुत अच्छे से, मैं एक एक चीज आपको समझा दूंगा, सारे पॉइंट्स क्लियर। 1688 की बात है दोस्तों, जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई ब्रिटेन में, ठीक है। स्कॉटलैंड इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई, ठीक है। अभी हम ब्रिटेन की बात करेंगे, ग्लोरियस रेवोल्यूशन की पूरी एक कहानी देखेंगे कि आई कैसे मोनार्की। उसके बाद फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन ने तो सब कुछ बदल के रख ही दिया, उसकी हम बहुत अच्छे से बात करेंगे, वो हो सकता है 1 घंटे का लेक्चर हो। तो
देखिए ऐसा था कि जब क्रिश्चियनिटी से पहले भी राजा महाराजा थे, ठीक है, सिविल, देखिए सबसे पहले इंसान जो है, इंसान आया, ठीक है, हम आए, और ये सब मैंने कवर किया है। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेस आई, वो सब में कवर्ड है दोस्तों, आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट खोल लीजिए, एंशिएंट इंस्टीट्यूट आगे देख लीजिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं धर्मों का उदय हुआ, और धर्मों में क्रिश्चियनिटी जब आई दोस्तों तो चीजें बदल गई। जीसस क्राइस्ट जो थे, वो राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी और राइज ऑफ इस्लाम पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है, आप देख लीजिएगा। जीसस क्राइस्ट जो थे वो परमेश्वर की बातों को फैलाने लगे, बहुत लोगों को नागवार गुजरा, क्योंकि उस समय जुडाइज्म था, ठीक है। और रोमन एम्पायर पे भी, सारे एम्पायर्स में मेरे लेक्चर्स हैं, आप देख लीजिएगा। रोमन एम्पायर के पास उस समय सारी ताकत थी, पूरा यूरोप जो है, इनफैक्ट कुछ पार्ट ऑफ एशिया भी रोमन एम्पायर जो है वो कवर करता था। तो जब यहां पे ये बात पहुंची कि जीसस क्राइस्ट जो है वो परमेश्वर की बातों को, मतलब लोगों को अवेयर कर रहे हैं, तब यहां पे राजाओं का मूड खराब हुआ, और उसके बाद जीसस क्राइस्ट को कर दिया क्रूसीफाई। बड़ी दर्दनाक तरीके से उनके आखिरी वक्त थे दोस्तों। एक मूवी है पैशन ऑफ द क्राइस्ट, आप जरूर देखिएगा, उसमें जीसस क्राइस्ट के आखिरी 24 घंटे दिखाए हैं, ठीक है। अब जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया, उसके बाद हम देखते हैं क्रिश्चियनिटी फैलनी शुरू हो गई। पहले रोमन साम्राज्य ने उसको अपना ऑफिशियल रिलीजन बनाया, ठीक है। उसके बाद ये यूरोप में फैला, फिर उसके बाद एक्सपेडिशंस, मिशंस भेजे गए, मिडिल ईस्ट में मिशंस गए, मिशनरीज गए, ठीक है, भारत में मिशनरीज आए, जिससे क्रिश्चियनिटी जो है वो पूरी दुनिया में फैली। ये चीज आप समझे। अब देखिए, जीसस क्राइस्ट की जो टीचिंग्स थी वो तो इंसानियत की तरफ ले जाती थी, वो तो बोलते थे कि इंसान की सेवा करो। जीसस क्राइस्ट की जो बेसिक टीचिंग्स है वो तो यही बोलती है कि जितना हो सके इंसान का जो दबा कुचला है, जो दर्द में है, उसकी सेवा करनी चाहिए। स्वर्ग नर्क का उन्होंने पूरा एक तरीके से। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि चर्चेस का जब उदय हुआ, उन्होंने अपनी अथॉरिटी बना ली, ठीक है, चर्चेस ने अपनी अथॉरिटी बना ली। अब दोस्तों जब राजा होता था, चर्चेस ने अपने रूल्स फ्रेम किए, ठीक है, इन कोइंसाइड विद बाइबल। अपने रूल मतलब कुछ चीजें उन्होंने ऐसी बताई कि अगर तुम क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं करोगे, अगर तुम क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बोलोगे, तो तुमको सजा मिलेगी। इसको हेरेसी बोला जाता था। कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो धर्म के खिलाफ हो। तो धर्म के खिलाफ प्रैक्टिकली कोई जा ही नहीं सकता था। अब जो भी जाता था उसको बहुत मारा जाता था दोस्तों, बहुत दिक्कत, सजाए मौत भी हो जाती थी। इंक्विजिशन के बारे में पढ़िएगा, ऑटोडाफे के बारे में पढ़िएगा, ठीक है। तो ये बात हुई क्रिश्चियनिटी की, ये बात हुई धर्म की, और ये सब जगह चल रहा था। ये सिर्फ यूरोप में क्रिश्चियनिटी की नहीं, सब जगह चल रहा था, ठीक है ना। अब हम ये देखते हैं दोस्तों, राजा को धर्म की जरूरत पड़ती थी। पूरा 360 डिग्री व्यू दे रहा हूं, सब कुछ आपको बता रहा हूं। जो यूरोपियन राजा होते थे, जो रोमन एम्परर्स होते थे, उनको, जो फ्रांस में जहां जहां कैथोलिक्स, इन लोगों को कैथोलिक्स बोला गया, ठीक है। क्रिश्चियनिटी का जो पहला सेक्ट है वो कैथोलिक्स है, ठीक है, जो रियल एक तरीके से उत्तराधिकारी बोलते हैं जीसस क्राइस्ट के, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि राजा को इनकी जरूरत पड़ती थी। राजा कुछ भी बोलता था, ठीक है। राजा की बात क्यों मानेगा कोई, क्यों मानेगा कोई इंसान राजा की बात क्यों मानेगा, जब उसको पीछे से धर्म का सपोर्ट हो। तो जो पोप होता था, ठीक है, जो क्रिश्चियनिटी के जो बिशप्स होते थे, वो राजा को सपोर्ट करते थे। तो राजा कुछ भी बोलता था वो पत्थर की लकीर होते थे। तो लोग राजा को भगवान समझते थे, क्योंकि यहां पे आप समझ रहे हैं, चर्च और राजा दोनों साथ में मिलकर काम करते थे, जिसकी वजह से लोग सोचते थे कि जो ये कह रहे हैं वो सही है। उस समय अगर ये तक बोला जाता कि उस समय ये तक बोला जाता था कि जो बीमारियां होती हो तो भगवान की देन है। बाद में पता चला वायरस, अभी हमको बैक्टीरिया वायरस, उस समय बोला जाता था तुमने पाप किए इसलिए बीमारियां होती, लोग वो तक मान लेते थे दोस्तों। पता है, लोग बस 25-30 साल तक जीते थे, और जो भी धर्म के खिलाफ जाता उसको मार दिया जाता था। मतलब लोगों के राइट्स नहीं थे, फ्रीडम नहीं था, बिल्कुल कोई फ्रीडम नहीं था, समझ रहे हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड में क्या हो रहा था, ठीक है, इस कैथोलिज्म को चैलेंज किया प्रोटेस्टेंटिज्म ने। प्रोटेस्टेंट क्या होते हैं, जब बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा दिक्कतें बढ़ गई, तो प्रोटेस्टेंट है, नाम ये ना प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्ट करके। प्रोटेस्टेंट जो थे, इधर मार्टिन लूथर किंग, लूथरिज्म, मार्टिन लूथर किंग के बारे में बताया था, लूथरिज्म तो स्टैब्लिश हो गया था, ठीक है। तो इधर प्रोटेस्टेंट ने बोला कि हम विश्वास करेंगे बेसिक टीचिंग्स ऑफ चर्च, जीसस क्राइस्ट की। हम नहीं मानते पोप को, ठीक है, हम नहीं मानते कि बाइबल जो है वो सिर्फ कैथोलिक्स पढ़ सकते हैं, हम नहीं मानते डेट्स में जिसकी आप पूजा करते हैं, हम बेसिक टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट में बिलीव करते हैं, ठीक है। तो यहां पे दो सेक्ट हो गए क्रिश्चियनिटी में, एक हो गया प्रोटेस्टेंट और एक हो गए कैथोलिक्स। अब दोस्तों ज्यादातर यूरोप देशों में कैथोलिक था, जैसे फ्रांस, जैसे स्पेन। लेकिन इंग्लैंड में अगर बात करें, यूके में,
वहां पे मेजॉरिटी में थे प्रोटेस्टेंट, यूके में नहीं, इंग्लैंड में। वहां पे मेजॉरिटी में, तभी दोस्तों क्या होता था, कोई भी फिलोसफर था, जितने भी फ्रेंच फिलोसफर्स है ना, जैसे रूसो, रूसो ने जब अपना सिद्धांत दिया, उनको पता था फ्रांस से आते थे, फ्रांस में मुझे मार दिया जाएगा, तो भागे तो वो इंग्लैंड, है ना, इंग्लैंड गए थे वो। रेनेसा पीरियड भी पैरेलली चल रहा है ना, फिलोसफर सोशियोलॉजिस्ट को पता था कि अगर मैं कुछ भी बोलूंगा धर्म के खिलाफ मुझे मार दिया जाएगा, तो इंग्लैंड गए थे वो, क्योंकि वहां पे प्रोटेस्टेंट जो थे उनका ज्यादा दबदबा था। समझ गए? अब इसी की ही पूरी कहानी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यही सही आई। ये चीज आप समझे, आपको पूरा बैकग्राउंड क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। चलो कमेंट बॉक्स में बताओ कौन कौन से देशों में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। मैंने जानबूझ के, मैं चाहता था एग्जांपल्स दे सकता था, लेकिन सवाल पूछूंगा मैं, सवाल नहीं पूछता, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन पे आते हैं, ठीक है, कब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश हुई, ठीक है। उससे पहले दोस्तों एक आपको डाउट क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए यूनाइटेड किंगडम क्या है, इसको बोलते हैं ब्रिटिश आइल्स, ठीक है, ये पूरा ब्रिटिश आइल्स है ना, आइलैंड है ये। ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में फर्क समझ लीजिए। जब हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं, अक्सर लोगों को लगता है कि ब्रिटेन खाली इंग्लैंड था, बिल्कुल नहीं। ग्रेट ब्रिटेन मतलब आता है इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड, ये है आपका ग्रेट ब्रिटेन। और इसी में आप आयरलैंड को इंक्लूड कर दीजिए, वो भी नॉर्दर्न आयरलैंड को, तो हो जाता है आपका यूनाइटेड किंगडम। पहले पूरा आयरलैंड इनके पास था, ठीक है, लेकिन बाद में रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये जो सदर, ये जो ज्यादातर स्टेट्स हैं आयरलैंड के, इन्होंने आजादी ले ली 1920 में, आयरिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है, उसको हम देखेंगे अभी बाद में, ठीक है। तो हम यहां पे देखते हैं कि जो, अगर हम यूके की यूनाइटेड किंगडम नाम से देखिए, किंगडम जो है वो यूनाइटेड है, तो इसमें क्या आ जाएगा, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स के साथ आप नॉर्दर्न आयरलैंड को भी इंक्लूड करेंगे। समझ रहे हैं? तो ये हो गया आपका यूनाइटेड किंगडम। और अगर हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन आएगा, मतलब स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये चीज आप समझे, ठीक है। अब ध्यान से समझिए कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है, राजा चाहता था कि ये पूरा यूनाइट हो जाए, ये एक किंगडम हो जाए, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड तो अभी आता नहीं, लेकिन पहले एक टाइम पे पूरा एरिया एक हो गया था, ठीक है। अब दोस्तों हम देखते हैं ग्लोरियस रेवोल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है। ग्लोरियस रेवोल्यूशन को हमको समझने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ग्लोरियस रेवोल्यूशन मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि यहीं से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, हमको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। अगर हम ब्रिटेन की बात करें दोस्तों, तो ब्रिटेन बड़ा ताकतवर बना। ब्रिटेन ने अपनी ताकत में बल के, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया दोस्तों यहाँ पे। अगर हम ब्रिटेन की बात करते हैं, ब्रिटेन में दोस्तों पैसा बहुत ज्यादा था, कैपिटलिज्म यहां से आया, ठीक है। तो ब्रिटेन के पास इतना ज्यादा पैसा था, वो इसलिए था क्योंकि यहां रेनेसा का जो सबसे ज्यादा इफेक्ट था, पुनर्जागरण का सबसे ज्यादा इफेक्ट इंग्लैंड में था, प्रोटेस्टेंट भी यहां पे ज्यादा थे, तो लिबरल वैल्यूज को वो बिलीव करते थे। तो इसीलिए इंग्लैंड जो है वो बहुत फला फूला, पैसा भी था, आर्मी भी थी। अब दोस्तों ये हमेशा से ऐसा नहीं था, पहले ये जो पूरा ब्रिटिश आइल है ना, ये पहले रोमन एम्पायर के अंदर अंडर था। रोमन एम्पायर जब गया, गया तो नहीं बेसिकली, ठीक है, वो तो काफी टाइम तक रहा, लेकिन जब रोमन एम्पायर का कंट्रोल यहां पे छूटा, तब यहां पे एंग्लो सेक्सन्स आए, जिन्होंने इस पूरे एरिया को 7 प्रोविंसेस में डिवाइड किया। फिर आए दोस्तों 8th सेंचुरी के आसपास वाइकिंग्स, आपने नाम सुना होगा वाइकिंग, जो कि बहुत वॉरियर थे, ठीक है, ये चीज आप समझे। फिर रहे ट्यूडर्स 1485 से लेकर 1603 तक, ये ट्यूडर्स रहे। और उसके बाद आए 1603 से स्कॉटिश स्टुअर्ट, ये याद रखिएगा आप, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं 1215 में। 1215 में क्या हुआ दोस्तों, जब राजा निरंकुश हो गया 1215 में, तब यहां पे जो लोग थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने बोला बहुत हो गया। उस समय राजा किंग जॉन थे, किंग जॉन इंग्लैंड के राजा, राजा निरंकुश, ठीक है, अपने हिसाब से चीजें कर रहा है, लोगों का कोई उसको लेने ही देना नहीं, लोगों से, लोग मर रहे जी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नीचे वाला तबका था, जो सब थर्ड नोबिलिटी थी, ठीक है, जो जमीन पे काम करता था, उस समय किसानी एक काम हुआ करती थी, ठीक है। टैक्स देना है आपको, टैक्स आपको भर भर के देना है। राजा क्या करता था, कभी भी टैक्स बढ़ा लेता था, कभी भी पैसे ज्यादा कर देता था, अब लोगों को देना पड़ता था। मैंने अभी बताया ना, क्योंकि राजा जो है वो निरंकुश है, एब्सोल्यूट मोनार्की है, ऊपर से चर्च का सपोर्ट, तो राजा को यहां पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन 1215 में पहली बार यह कोशिश की गई दोस्तों कि राजा पे अंकुश रखा जाए, और हम ये देखते हैं कि पहली बार मैग्ना कार्टा आता है कि लोगों के भी राइट्स हैं, फ्रीडम। और 1265 में इंग्लैंड में असेंबली बन जाती है, पार्लियामेंट बन जाती है। इस पार्लियामेंट में शुरू में तो अमीर लोग थे, ठीक है, सिर्फ अमीर ही बैठते थे, लेकिन पहली बार एक असेंबली बनाई गई, ये अच्छी कोशिश थी, ठीक है, कि राजा को थोड़ा लिमिट में रखने के लिए। 1265 में ये होता है, कहानी आगे चलती है दोस्तों, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि 1603 में दोस्तों क्या हुआ,
1603 में इंग्लैंड में स्कॉटिश स्टुअर्ट आ गए, समझ गए। स्कॉटिश स्टुअर्ट जो थे, इनके जो राजा थे जेम्स, जेम्स ने 1603 से लेकर 1625 तक रूल किया और ये जबरदस्त राजा थे, इन्होंने एक्सपैंड किया। 1625 के बाद से इंग्लैंड में बहुत ज्यादा दिक्कत शुरू हो गई, ये पूरे एरिया में बहुत ज्यादा दिक्कत शुरू हो गई, क्योंकि जेम्स का जो बेटा था चार्ल्स वन, ठीक है, वो बड़ा महत्वाकांक्षी राजा था। चार्ल्स वन जो है 1625 ने बोला, अब मैं आपको कहानी बता रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन कहां से आया। चार्ल्स वन ने बोला कि बहुत हो गया है यार, मैं तो करूंगा एक्सपैंड, है ना, और मैं डिवाइन राइट्स ऑफ किंग में बिलीव करता हूं। चार्ल्स टू जो था वो डिवाइन राइट्स ऑफ किंग में बिलीव करता था कि जो राजा है वो भगवान है तुम्हारा, ठीक है। अब इंग्लैंड में पार्लियामेंट जो 1265 में स्टैब्लिश हुई थी वो और ज्यादा ताकतवर हो गई है, अभी यहां पे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है, ये चीज आप समझे, तो ताकतवर है। और यहां पे जो दबे कुचले लोग हैं, ठीक है, जो 80 से 90% जो इंग्लैंड में या पूरे यूनाइटेड किंगडम में लोग हैं, 80 से 90% का रिप्रेजेंटेशन भी है इस समय पार्लियामेंट में, ठीक है। अब 1625 के बाद दोस्तों क्या हुआ, चार्ल्स टू आ गए। चार्ल्स टू ने बोला टैक्स बढ़ाओ, टैक्स बढ़ाओ, पैसा चाहिए। क्यों बढ़ाओ टैक्स? क्योंकि इंग्लैंड भिड़ गया था स्पेन से, इंग्लैंड और स्पेन के बीच में वॉर शुरू हो गई, अब युद्ध के लिए चाहिए पैसा। तो चार्ल्स टू ने बोला पैसा कहां से आएगा, अरे लोग है ना, टैक्स लो लोगों से। पार्लियामेंट ने बोला ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, गलत है। उस समय फेमाइन भी आया हुआ था दोस्तों, अकाल पड़ा था, तो ये गलत है, लोगों से पैसा मत लो, लोग गुस्सा आ जाएंगे, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। चार्ल्स टू ने पार्लियामेंट की बात से नहीं सुनी, मुझे कुछ नहीं सुनना, पैसा लाओ। मूड खराब होते होते दोस्तों इंग्लैंड में 1639 में शुरू हो जाता है सिविल वॉर, जिसको हम वॉर्स ऑफ थ्री किंगडम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट चाह रहा था कि जो चार्ल्स टू है वो थोड़ा सा लिमिट में रहे, लेकिन चार्ल्स टू आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। चार्ल्स टू चाहते थे कि पार्लियामेंट को खत्म कर दिया जाए, डिवाइन राइट्स आ जाए हमारे पास, और पार्लियामेंट चाहती थी कि अब चार्ल्स टू को हटाने का वक्त आ गया है। तो इसी जद्दोजहद में दोस्तों 1639 में हो जाता है वॉर्स ऑफ थ्री किंगडम। ये वॉर्स ऑफ थ्री किंगडम किसके किसके बीच में वॉर था? एक तरफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। अब आप थोड़ा सा डायनेमिक समझिए, इंग्लैंड में है प्रोटेस्टेंट, ठीक है, पहले चलिए, अच्छा पहले मैं प्रोटेस्टेंट मतलब ये सब छोड़िए, अभी मैं आपको बता दूं डायनेमिक्स। देखिए, एक साइड है चार्ल्स टू, मतलब एक साइड है किंग, बहुत आसान है दोस्तों, समझ लेंगे आप, कोई सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी तरफ है पार्लियामेंट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। चार्ल्स टू का साथ कौन दे रहे हैं? जो अमीर है, जाहिर सी बात है ना, जो अमीर हैं, जिनका इंटरेस्ट है, वो तो राजा का ही साथ देंगे, क्योंकि राजा क्या है, राजा इन अमीरों के बल पे आगे जाएगा। राजा बोलता है कि अमीर लोग हमारा साथ देंगे और बदले में मैं अमीरों को बहुत कुछ दूंगा, और अमीर उस समय खाली 10% थे, तो जितने वेल्दी लोग हैं वो तो राजा का साथ देंगे। फिर कैथोलिक्स जो है, क्योंकि राजा जो है चार्ल्स टू क्या सॉरी चार्ल्स वन, आई एम सॉरी, मैं चार्ल्स टू कह रहा हूं, सॉरी सॉरी, चार्ल्स वन है ये, ठीक है। तो चार्ल्स वन यहां पे क्या कह रहे हैं? चार्ल्स वन कह रहे हैं कि डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग, और ये डिवाइन राइट्स कहां से मिलेगा? कैथोलिक्स, समझ रहे हैं? तो एक तरफ हो गए आपके चार्ल्स वन, और इनका साथ दे रहे हैं जितने भी अमीर लोग हैं, प्लस कैथोलिक्स प्लस बिशॉप्स, ठीक है, ये सब राजा का साथ दे रहे हैं जिनका अपना इंटरेस्ट है। दूसरी तरफ है पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट, इसमें जो कौन है, पार्लियामेंट ज्यादा ताकतवर थी क्योंकि इनको लोगों का सपोर्ट था। तो पार्लियामेंट की अपनी फोर्स है, पार्लियामेंट ने अपनी बाकायदा आर्मी बनाई जिसको मॉडल आर्मी बोला गया, समझ रहे हैं, न्यू मॉडल आर्मी। और राजा की अपनी फोर्स थी, लेकिन पार्लियामेंट के पास ज्यादा ताकत थी, ठीक है। पार्लियामेंट की जो फोर्स है और राजा की फोर्स में अब होगा भीषण युद्ध। जो राजा की फोर्स उसको बोला गया रॉयलिस्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 1639 से लेकर 1650 तक 11 सालों तक सिविल वॉर चलता है, समझ गए, 11 सालों तक सिविल वॉर चलता है। अब इस वॉर में मैं इतना नहीं जाऊंगा, लेक्चर लंबा हो जाएगा। देखिए वॉर अगर हम बात करते, चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता ही देता हूं, इसमें भी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स आ गए। इंग्लैंड में ज्यादा थे प्रोटेस्टेंट, तो जहां प्रोटेस्टेंट ज्यादा थे वहां पे कैथोलिक्स को दबाया जा रहा था। आयरलैंड में भी अगेन प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिक्स। ये सिविल वॉर के पीछे जो पूरा बैकग्राउंड है प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिक्स है, इसीलिए मैंने शुरू में आपको बताया। आयरलैंड में ज्यादा थे कैथोलिक्स, ठीक है, ज्यादा कैथोलिक्स थे, और स्कॉटलैंड में भी यही चल रहा था। प्रेस्बिटेरियन जो चर्च था, ठीक है, प्रेस्बिटेरियन जो चर्च था वो भी भिड़ा हुआ था। कहने का मतलब ये है कि एक साइड वो है जो कैथोलिक्स हैं, ठीक है, जो राजा को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी साइड है पार्लियामेंट, ठीक है, और पार्लियामेंट और इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, ठीक है, जो कि पार्लियामेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अब इसमें जीता कौन? इसमें जीता, ये 11 साल तक वॉर चला दोस्तों, इसमें जीता
पार्लियामेंट की डिसाइसिव विक्ट्री हुई। पार्लियामेंट के ओलिवर क्रॉमवेल जो कि जनरल थे, उन्होंने स्कॉटलैंड को भी हरा दिया, आयरलैंड को भी हरा दिया। पहली बार 1650 में पहली बार ऐसा हुआ जब ये पूरा रीजन हो गया रिपब्लिक, एक हो गया। ये चीज आप समझे, पहली बार ऐसा हुआ है आजकल इंग्लैंड के इतिहास में, कोई राजा महाराजा नहीं। 1650 से लेकर 1660 तक, 1650 में पार्लियामेंट जीत गई। अब राजा को खत्म कर दिया, चार्ल्स वन को खत्म कर दिया था, मार दिया था, चार्ल्स वन को एग्जीक्यूट कर दिया था, उनका गला काट दिया था 1647 में, ठीक है, गला नहीं काटा था, मतलब उनको मार दिया था 1647 में। तो 1650 से लेकर 1660 तक ब्रिटेन हो गया रिपब्लिक। ये चीज आप समझे, बहुत बढ़िया। 1650 से लेकर 1660 तक 10 साल तक रिपब्लिक रहा। लेकिन ओलिवर क्रॉमवेल ने भी क्या किया, सत्ता अपने हाथ में ले ली। इसमें जो हीरो बन के आए थे वो थे मॉडल आर्मी के ओलिवर क्रॉमवेल, जिन्होंने इन सारे एरियाज को जीता था। अब भाई जिसके पास आर्मी होगी उसके पास ताकत होगी, तो ओलिवर क्रॉमवेल बड़े ताकतवर। तो 1660 आते आते, मतलब 1658 में वैसे ओलिवर क्रॉमवेल का देहांत हो गया। 1653 के बाद ओलिवर क्रॉमवेल ने पूरी सत्ता हथिया ली और अपने आप को डिक्टेटर बना दिया। और इसने छोटे छोटे प्रोविंसेस को, एरिया को छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया था, जिसमें गवर्नर्स तैनात कर दिए। ये चीज आप समझे। तो अब हम ये देख रहे हैं दोस्तों कि जब 1658 में क्रॉमवेल का देहांत हुआ तो इन गवर्नर्स के पास ताकत आ गई। 1660 में फिर लोग बोलने लगे, पार्लियामेंट खुद भी बोलने लगी कि ये तो आर्मी के पास पूरी ताकत है और ये तो राजा से खतरनाक रूल हो जाएगा। तो अब पार्लियामेंट ने डिसाइड किया, जब इतना ज्यादा प्रेशर आ गया, कि वापस मोनार्की लेके आओ। तो मोनार्की स्टैब्लिश दोबारा हो गई 1660 में, ठीक है, इंग्लैंड में दोबारा मोनार्की आ गई, दोबारा राजा रूल करेगा। और अब होते हैं चार्ल्स टू, जो कि चार्ल्स वन के बेटे थे, वो यहां पे रूल करते हैं। 1660 से लेकर 1685 तक सब कुछ कुशल मंगल है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, इंग्लैंड वेल्स सब कुछ बढ़िया से। 1685 में चार्ल्स टू का देहांत हो गया। अब जब चार्ल्स टू का देहांत हो गया तो इनके बेटे आए, ठीक है, इनके बेटे आए जेम्स, ठीक है। अब जब इनके बेटे आए तो 1685 में क्या हुआ दोस्तों, जेम्स जो थे वो थे कैथोलिक, ठीक है, इनको एज अ कैथोलिक रेज किया गया था। अब अभी मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड जो है वहां पे है प्रोटेस्टेंट, पार्लियामेंट पे ज्यादातर लोग प्रोटेस्टेंट है, और जेम्स है कैथोलिक। तो अब इंग्लैंड के पार्लियामेंट के हाथ पांव फूल गए कि यार ये तो कैथोलिक है, अगर ये राजा ज्यादा दिनों तक रहा तब तो कैथोलिक रूल आ जाएगा। लेकिन पार्लियामेंट ने इस चीज को जाने दिया। क्यों जाने दिया? क्योंकि जो ये जेम्स थे ना, ये मरने ही वाले थे। क्यों? क्योंकि इनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी। लेकिन 1688 में जेम्स की जो पत्नी थी मैरी बीट्रिक्स ने, उन्होंने फ्रांसिस एडवर्ड जेम्स को जन्म दे दिया, ठीक है। अब ये जो लड़का हुआ 1688 में, सारे डायनेमिक्स बदल गए। जेम्स को जब ये लड़का हुआ तब जेम्स ने बोला कि इसको मैं एज अ कैथोलिक पालूंगा। अब यहां पे पार्लियामेंट का मूड खराब हुआ। पार्लियामेंट ने बोला कि देखो अभी तक तो ठीक था, हम जेम्स को नहीं हटा रहे थे। क्यों नहीं हटा रहे थे? इसलिए नहीं हटा रहे थे क्योंकि लग ही रहा था ये मर जाएगा और अल्टीमेटली रूल प्रोटेस्टेंट का हो जाएगा। लेकिन अब इसको हो गया है बेटा, और ये बेटा जो है ना, ये बहुत 70-80 सालों तक तो जिंदा रहेगा ही रहेगा। तो 70-80 सालों तक इंग्लैंड में हो जाएगा कैथोलिक्स का रूल। तो इससे अच्छा है जेम्स को हटाओ, तुरंत हटाओ। तो यहां पे हम देखते हैं दोस्तों कि उस समय विलियम ऑफ ऑरेंज जो थे, उनको न्योता दिया पार्लियामेंट ने कि आप जो हैं इंग्लैंड को इन्वेड कर दो। विलियम ऑफ ऑरेंज जो थे ना, ये पति थे किसके? जेम्स टू की बेटी के। जेम्स टू की जो बेटी थी, ठीक है, मतलब जेम्स की जो जेम्स की जो बेटी थी वो प्रोटेस्टेंट थी, ठीक है, और उनके पति थे विलियम ऑफ ऑरेंज। विलियम ऑफ ऑरेंज ने इंग्लैंड को इन्वेड कर दिया, जेम्स भाग गए फ्रांस, हो गया रेवोल्यूशन। समझे? सिंपल सी कहानी है दोस्तों, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स, बस खत्म, यही आपको जानना है। जेम्स टू क्या थे? कैथोलिक थे, उनका बेटा भी कैथोलिक पैदा हो गया। और इधर जब पार्लियामेंट का मूड खराब हो गया कि अगर कैथोलिक का बेटा है तो फिर हम पूरा स्टेट को ही कैथोलिक बना देगा, तो इससे अच्छा है कि हम किसी को न्योता दे आते हैं। तो विलियम ऑफ ऑरेंज को न्योता दिया 1688 में, दंदनाते हुए इंग्लैंड में घुस गए, और उसके बाद जेम्स जो है वो भाग गए फ्रांस। और यहां पे आ गया रेवोल्यूशन, जिसको हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1689 में, ग्लोरियस रेवोल्यूशन को ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि एक कतरा खून का नहीं बहा। समझ रहे हैं? अब यहां पे आ गई 1688 में आ गया ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 में, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई। पार्लियामेंट ने बोला कि अब बहुत हो गया है, ये सब तो मैं आपको बता ही चुका हूं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। पार्लियामेंट ने बोला कि अब बहुत हो गया है, अब हम ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं जिससे राजा इतना ताकतवर हो जाए। तो बाकायदा संविधान बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया कि अब राजा पे अंकुश होगा।
विलियम ऑफ ऑरेंज से बोला कि आप राजा खाली नाम मात्र के होंगे, और वहां से आया बिल ऑफ राइट्स का कंसेप्ट। बिल ऑफ राइट्स मतलब लोगों के राइट्स, फ्रीडम होगी, ज्यादा फ्रीडम होगी। उस समय क्या होता था कि जब राजा को मन होता था तभी पार्लियामेंट बुलाता था, लेकिन अब हर साल पार्लियामेंट बैठेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान 1688 में आया, इंग्लैंड में आया, और जब इंग्लैंड में संविधान आया तब राजा पे अंकुश लगाया गया। उसके बाद जितने भी राजा महारानियां आई वो सब पार्लियामेंट के ही नीचे थे, जो पार्लियामेंट बोलता था वही करते थे। और बाद में 1688 के बाद में दोस्तों हम ये देखते हैं, यही जो कॉन्स्टिट्यूशन आया ये वजह बना अमेरिकन रेवोल्यूशन की। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुआ ना वो इसी की वजह से हुआ था। उसके बाद 1789 में पहली बार जो डेमोक्रेसी की कोशिश की गई, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसने सब कुछ बदल दिया, उसमें भी आप इसको देखेंगे। समझे आप? तो ये कहानी थी दोस्तों ग्लोरियस रेवोल्यूशन या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। उसके बाद बहुत जगह जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फिर पोलैंड में आई, फिर यूरोप में काफी देशों में आई। समझ रहे हैं? आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। शुरुआत हो गई है दोस्तों, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। अगले लेक्चर में हम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को देखेंगे। थैंक यू सो मच।